Today we start this third chapter in our syllabus क्योंकि 4 चैप्टर है उसमें से हम लोग तीसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है फेज रूल। फेज रूल के इसमें you need some prior knowledge. Now you studied something called as Clapeyron equation and Clausius-Clapeyron equation. Hmm, does anybody remember what was this equation? तुम लोग को SY में मैंने पढ़ाया था. You don't exactly have to remember what the equation was, but I need you to remember वो equation किसके बारे में था. किसी को याद है? You had something called as Clapeyron equation, and Clausius-Clapeyron equation was a special case of Clapeyron equation. नहीं याद है, ठीक है, लेकिन आप लोग सर क्या करते थे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन प्रेशर के बारे में था। प्रेशर और किसके बारे में? इक्वेशन सर में इतना नहीं याद आ रहा। याद होना चाहिए तुम लोग। आफ्टर दिस क्लास आप लोग जाके देखिए, नहीं तो गूगल में पढ़ लो, लेकिन आप लोगों को ये दो इक्वेशन मालूम होना चाहिए। We don't need to exactly remember what the equation is, but we need to remember, we need to know what this equation tells you. Now we have studied Clausius-Clapeyron equation. At the transition temperature, two phases exist in a state of equilibrium. यहाँ पे there are 2 3 states. There is something called as a transition temperature. Okay, transition temperature, okay, शायद कहीं होगा भी। ट्रांजिशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पे आपका सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वाटर। वाटर कितने फेजेस में होते हैं? 3 सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस गैस, वेपर। Yes. right? So transition temperature between solid and liquid will be called the melting point. melting point पे क्या होता है? solid converts into लिक्विड। liquid. So what you mean by transition temperature is transition temperature में your one phase converts into another phase. Likewise, between liquid and gas, what will be the transition temperature called? बॉइलिंग पॉइंट। Boiling Boiling point. point. Okay, तो यहाँ पे देखिए, at a transition temperature, two phases of a substance exist in equilibrium. ये बहुत important है। देखो, when you have, let's say, 0 डिग्री is यहाँ पे आपका आइस भी है, आपका वाटर भी है। If it becomes 1 डिग्री, you will have only water. आपके पास आइस नहीं होगा। जब आप -1 पे जाओगे तो आपके पास क्या रहेगा? आइस। सिर्फ आइस। तो हम लोग जब ट्रांजिशन टेम्परेचर, या आपका ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है सपोज, इससे नीचे जाएंगे तो आपको कितने फेज मिलेंगे? 2। नहीं राजा, उसके नीचे जाएंगे तो हम लोग एक एक। फेज मिलेगा। एक उसके ऊपर भी गए तो हम लोगों को एक फेज। फेज मिलेगा। उसी टेम्परेचर पे तुमको दो फेजेस मिलेंगे। Again, let me explain. Suppose your transition temperature for the conversion of solid to liquid in case of water is 0 degree centigrade, right? Now, if the temperature is 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में वो आइस रहेगा? आइस नहीं रहता है। So वाटर। you'll have only water. And let's say if you go to -5 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे आपके पास लिक्विड वाटर रहेगा? नहीं। नहीं, आपके आइस पास क्या रहेगा रहेगा? सर। एक फेज रहेगा, आइस रहेगा। सो below the transition phase, above the transition phase, how many phases
सॉरी, बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, अबव द ट्रांजिशन टेम्परेचर, आपके कितने फेज रहेंगे? 1 1 1 तो सिर्फ आपको जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वहां आपके पास किसी भी सामान के, किसी भी सब्सटेंस के कितने फेज रहेंगे? 2 फेजेस। इज 2 दिस क्लियर? phases. ये है, देखो ये सेंटेंस दोबारा पढ़ो। एट ट्रांजिशन टेम्परेचर टू फेजेस ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एट द मेल्टिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड फेज एंड इट्स लिक्विड फेज। ऑफ कोर्स आपको जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये चेंज होता है। जब मैं कहता हूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 100 100। हर जगह sea level नहीं पे. सी लेवल पे। वाई? इन पुना, सर क्योंकि वहाँ इन पुना सर ज़्यादा है. नहीं, कम है राजा, अच्छा कम है, सॉरी सर. कम है। क्यों कम है? क्योंकि प्रेशर प्रेशर. प्रेशर इज कम है। लेस। तो आपका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये किस बात पे डिपेंड करता है? प्रेशर प्रेशर. प्रेशर पे। और यही आपका क्लेपेरॉन इक्वेशन है। Clapeyron equation and Clausius Clapeyron equation exactly tells you when you change pressure आपका transition temperature कितने से change होगा. So transition temperature is not fixed. When I say water has a melting point of 0 degrees and boiling point of 100 degrees, it means what? Under At certain pressure. at atmospheric pressure of 1 1 atmospheric. atmospheric pressure at sea level. Because if you take water somewhere else, the melting point is not going to be 0 degree, the boiling point is not going to be 100 degree. 100 degree. तो ये आपका सेकंड सेंटेंस है, देखिए, द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और द ट्रांजिशन टेम्परेचर चेंजेस व्हेन एक्सटर्नल Pressure प्रेशर is चेंजेस। changed. pressure is क्लेपेरॉन changed. इक्वेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन ये कैसे चेंज होता है। तो और क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में आपके जो दो फेज है, इट इज इधर लिक्विड वेपर, और यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन वो सॉलिड और वेपर के बीच में भी होता है। सो क्लेपेरॉन इक्वेशन आपको क्या बताता है, बताओ आप मुझे। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में. ट्रांजिशन Transition टेम्परेचर, temperature is dependent on pressure. हाँ, जस्ट डिपेंडेंट नहीं, आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन है। तो अगर हम लोग क्लेपेरॉन इक्वेशन यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर मेरा प्रेशर इतने से इतना चेंज हुआ तो उस समय टेम्परेचर भी चेंज होता है उतना. ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कितना चेंज होगा। एग्जैक्टली, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट। ऑलराइट। और क्लॉसियस यस सर. क्लेपेरॉन इक्वेशन जो है वो उसमें है जब वन ऑफ द ट्रांजिशन फेज इज अ गैस, यानी लिक्विड और वेपर के बीच में, यानी क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज देयर एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में बॉइलिंग पॉइंट, राइट। Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट सो इवेपोरेट. बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रेशर के साथ कैसे चेंज होता है ये निकालने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? क्लॉसियस क्लेपेरॉन. Clapeyron. क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट अब किस किस के बीच में? सॉलिड और लिक्विड. लिक्विड सॉलिड और लिक्विड। देखो इसमें कोई भी गैस नहीं है तो हम लोगों को ये क्लेपेरॉन इक्वेशन यूज करना क्लेपेरॉन पड़ेगा। इक्वेशन. सब्लिमेशन के लिए, सब्लिमेशन यानी किसके किसके बीच में है? सॉलिड और वेपर. सॉलिड एंड क्लॉसियस वेपर क्लेपेरॉन. तो उस समय हम लोग क्लॉसियस क्लेपेरॉन यूज करेंगे। तो क्लॉसियस हम्म. क्लेपेरॉन उस फेज ट्रांजिशन का हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें एक फेज वेपर, दूसरा फेज कोई भी हो चलेगा, लिक्विड हो चलेगा, सॉलिड हो चलेगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? क्लेपेरॉन इक्वेशन. क्लेपेरॉन। समझ में आ गया क्लॉसियस क्लेपेरॉन क्या था? यस सर. Yes. ओके। उसके बाद वगैरह वगैरह कुछ दिया हुआ है, हम लोग ये डेफिनेशंस देखते हैं। सिस्टम, सिस्टम फिज रूल के हिसाब से इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस
which is isolated in some way from other substances. Yani you should have a clear boundary between this and this. यानी देखो, सपोज आपके पास एक in a container you have, let's say, lots of water. एक बड़े से पतीले में आपने पानी, ओके, ठीक है. If Yes, you sir. define, you as a person who is doing experiment, you decide that you are interested only in this part of water. देखिए, इस पानी और इस पानी में कुछ फर्क है? नहीं. नहीं. देखो, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से यू कैन डिफाइन दिस एज योर सिस्टम. तो ये सिस्टम हो गया, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? Surrounding. ये सराउंडिंग. Surrounding. तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने जिस चीज को स्टडी के लिए लिया है और जो उसी के चीज के जो सराउंडिंग है, उनके बीच में सचमुच का एक बाउंड्री होना जरूरी नहीं है. वो बाउंड्री आप डिफाइन कर सकते हो. समझ में आया? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. फेज रूल में वो बाउंड्री क्लियर होना जरूरी है. यानी ये जो सिस्टम है, अगर बोला कि पानी का ये बकेट पानी है, उसमें ये मेरा सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से मैं ये सिस्टम मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ? मान सकते हैं. फेज रूल के हिसाब से मैं ये सिस्टम मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? नहीं मान सकते. नहीं मान सकते. फेज रूल में हम लोग इसको सिस्टम नहीं मान सकते. फेज रूल में मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको एक सिस्टम लेना पड़ेगा. यहाँ पे मेरे पास बहुत ऑप्शन है नहीं. इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. तो the system should contain either one substance or a mixture of substances, but it should be isolated properly in some way or the other from other substance. यानी ये जो isolation है, तुम्हारा मनगढ़ंत नहीं चलेगा कि मैंने डिफाइन किया तो ये हो गया, ऐसा नहीं चलेगा. It has to be a clear boundary. Is this alright? Yes, sir. Okay. अगला जो है, यहाँ पे हम लोग 3 चीज आज सीखेंगे. नाम लिख लेते हैं. P, C, F. ओके. इसको बोलते हैं हम लोग फेज, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब अगला जो 3 है यही होगा. देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. P है, अगला क्या है देखो, C है, अगला F है, होना चाहिए. हाँ. तो हम लोग ये जो 3 टर्म्स है, इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फेज रूल इज गोइंग टू बी फेज रूल इज गोइंग टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल्स है? Phase, component and degree of freedom. P, C, F. ओके. फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, Freedom. Component. कंपोनेंट. ठीक है. तो हम लोग पहले फेज क्या है, मैं वहां से पढ़ेंगे थोड़ी देर में. अभी पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फेज क्या है. फेज के पास, तुम्हारे पास किसी भी चीज को एक फेज कहलाने के लिए आपके पास 2-3 कंडीशन होना जरूरी है. पहली बात यह है कि देयर शुड बी डिस्टिंक्ट बाउंड्री बिटवीन दिस एंड द अदर. अगर मैंने ये कहा कि सपोज मैंने ये डिफाइन किया कि दिस एंटायर थिंग इज वन फेज, तो जो क्लियर बाउंड्री है, हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डिस्टिंक्ट बाउंड्री. डिस्टिंक्ट का मतलब Proper. क्लियर, राइट? तो अगर ये एक फेज है, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री किधर होना चाहिए? Rectangular part. डिस्टिंक्ट बाउंड्री यहाँ पे होना चाहिए. इज ओके? अगर मैंने ये कहा कि ये जो सिस्टम है, इसमें मेरे पास 2 फेज है, तो बाउंड्री कहाँ होना चाहिए? बीच में. और बाहर भी. और बाहर.
इसका मतलब कि फेज शुड ऑलवेज हैव अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट बाउंड्री। ये पहला कंडीशन है, आप लोग चाहो तो लिख लो, देन वील रीड द बुक। तो पहला कंडीशन क्या है? Phase should have Have a a clear distinct boundary. boundary. ओके। दूसरी बात, उस बाउंड्री के अंदर जो ये है, इट शुड बी होमोजीनियस। बाउंड्री के अंदर क्या होना चाहिए? Homogeneous. होमोजीनियस यानी क्या होता है? Uniformly mixed throughout. ओके, यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट। ओके, वो एक तरीका है। दूसरा ये बोलूँगा कि हर जगह पे उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे उसका कलर लाल है तो यहाँ पे भी कलर लाल होना चाहिए, यहाँ पे भी कलर लाल होना चाहिए, यहाँ पे भी कलर लाल होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे मीठा है तो यहाँ पे भी मीठा होना चाहिए, यहाँ पे भी मीठा होना चाहिए, यहाँ पे भी मीठा होना चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। सो दिस द सेकंड पार्ट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला क्या हो गया? फेज डिफाइन करने के लिए हमारे पास जरूरत किस चीज की है? Distinct boundary. डिस्टिंक्ट बाउंड्री। दूसरा, Homogeneousness. उस बाउंड्री के Homogeneous. अंदर होमोजीनियस होना चाहिए। ओके। और तीसरा ये कि उसको सेपरेट करते आना चाहिए। और सेपरेट कैसे? सेपरेट जो है भाई फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स का मतलब है, देखिए अगर आपके पास लेट्स से थोड़े से पत्थर और लेट्स से क्या बोलेंगे, पत्थर है और मार्बल, या ठीक है कुछ पत्थर है और कुछ आपके पास वो क्या बोलते हैं उसको, कील बोलते हैं ना, नेल्स को, मालूम है ना कील? Yes, sir. कील क्या होता है? Yes, sir. इन दोनों को अगर मिक्स किए, पत्थर और कील को, आप उसको सेपरेट कर सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. कैसे सेपरेट करेंगे? कैसे सेपरेट करेंगे? Hand pick. Hand हैंड picking. पिक। लेकिन देखिए अगर आपने पानी में लेट्स से इफ यू मिक्स सॉल्ट, सेपरेट कर सकते हो? Yes, sir. कैसे कर करेंगे? सकते हैं sir. कैसे करेंगे? Evaporation. हाँ, इज दैट अ फिजिकल प्रोसेस? No. No. नो। यानी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान कौन सा है मुश्किल कौन सा है, क्योंकि अगर मैंने बोला कि लेट्स से शक्कर और नमक मिक्स है, देखो फिजिकली उनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिखता अलग है ना। हाँ तुमको sir. क्या शक्कर और नमक एक जैसे दिखता है? No. No. फिजिकली सेपरेट करना मुमकिन है कि नहीं है? है. है. मुश्किल है वो अलग बात है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हारा आसान और मुश्किल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैन इट बी सेपरेटेड फिजिकली? Yes. यस। देखो ऑन द अदर हैंड इफ यू वांट टू सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट, प्रोसेस इजी है। आपको सिर्फ बॉईल करना पड़ेगा, पानी को बॉईल ऑफ आपको मिल जाएगा। द प्रोसेस इज इजी, बट इज दैट अ फिजिकल प्रोसेस? No. नो। No. तो फेज होने के लिए हमारे पास तीसरा कंडीशन है, इट शुड बी फिजिकली सेपरेबल, नॉट इजीली। प्लीज रिमेंबर, हाउ सेपरेबल? Physically. Physically. ये तीन कंडीशन समझ में आएगी? कौन से है तीन कंडीशन? Sir. हाँ बोलो बेटा। So what should be separated from what? फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। अगर कोई दो चीज है, देखिए अभी आपके पास शक्कर और नमक है, आप उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो? Yes. कितने इसमें हिस्सों में? सेपरेट होने के बाद दो आपको हिस्सों कितना में. मिले? दो हिस्सों में। तो वो दो फेज हो गए। Okay. लेकिन अगर आपने नमक में जो नमक का जो पानी है उसको सेपरेट कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं. Physical नहीं. means से नहीं. Physically नहीं. तो वो दोनों मिला के एक फेज हो गया। समझ में आया Yes sir. ना? विल रीड द बुक एंड देखो अभी आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। Dun, 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 dun. ये रहा phase। देखिए, a phase is defined as a homogeneous part of the system which is physically distinct and mechanically separable। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेपरेबल कैसा होना चाहिए? मैकेनिकली Mechanical. सेपरेबल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गया ना? Yes. अगर अभी आप बताइए
लेट्स से ये मेरा सिस्टम है, आपका ये रूम है, ठीक है, रूम अभी पूरा खाली है, तो आपका मैं रूम को फेज रूल के हिसाब से सिस्टम मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? मान सकते हैं क्यों मान मान सकते सकते हैं, हैं? क्योंकि डिस्टिंक्ट बाउंड्री बाउंड्री है। है। क्योंकि आपका रूम कहाँ पे शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है इसमें दो राय नहीं होगी, राइट? अभी रूम के अंदर कुछ भी नहीं, पूरा रूम खाली है, सिर्फ दीवार है, तो द रूम कंटेन्स व्हाट? एयर, एयर। एयर में क्या क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल अदर गैसेस। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज all of them forms how many phases? वन फेज क्यों? गैस। क्यों? Again we हम need to उनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। that is one, it is not mechanically separable. दूसरा, इट इज होमोजेनियस। इट इज होमोजेनियस, ये ध्यान रखो। आप कहीं भी रूम के कहीं से भी कोने से कुछ उठाओ, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन विल एग्जैक्टली बी सेम, कहीं से भी उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ऐसा नहीं नहीं होगा। If you have some percent of nitrogen here, some percent of oxygen, exactly same value will be here, exactly same value will be here, exactly same value will be here. So it is homogeneous, it is mechanically separable. Can you separate oxygen from nitrogen physically? No. No. And is it physically distinct कि ये मेरा नाइट्रोजन है ये मेरा ऑक्सीजन है? नहीं। नहीं। नो। तो ये जो, so all gases in all proportions form how many phases? वन फेज। वन। तो आप कितने भी गैस लो, किसी भी प्रोपोर्शन में लो, सब मिला के कितना फेज होगा? एक। एक फेज। now if you have, let's say you have a container, now you have two liquids. पहले दो से करते हैं। पहले मैंने इसमें मैंने I had put lots of gases, तो गैस का तो सॉल्व हो गया। अब दो लिक्विड डालते हैं। कितने फेजेस? एक। कैसे? सर लिक्विड कौन सा है? सर अगर मिसिबल लिक्विड है तो एक ही फेज है, अगर इमिसिबल है तो दो फेज हो गए। और पार्शियली मिसिबल हुआ तो तो वो टेम्परेचर एक। पे डिपेंडेंट होगा। वेरी गुड, बताओ आगे बोलते रहो, बोलो बोलो। सही है सोनाली। सर वो अगर हायर टेम्परेचर पे मिसिबल हो जाए, मतलब पार्शियली मिसिबल है तो हायर टेम्परेचर पे वो मिसिबल हो जाएंगे और एक ही फेज हो जाएगी। हाँ, और नॉर्मल टेम्परेचर पे वो दो फेजेस रहेंगे। तो हम लोग उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, याद है वो फिनॉल वगैरह में तुम लोग यस सर। ये किए थे। सो टू लिक्विड्स विल फॉर्म हाउ मेनी फेजेस? डिपेंडिंग ऑन देयर मिसिबिलिटी दे कैन फॉर्म आइदर वन और टू। करेक्ट, वो एक दूसरे से मिसिबल है कि नहीं है इस बात पर डिपेंड करते हुए वो या तो एक फेज फॉर्म करेगा या दो फेजेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, दो सॉलिड, दो सॉलिड, हाउ मेनी फेजेस? टू फेजेस। क्यों? मैकेनिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं। और देखो, इफ यू हैव टू सॉलिड्स इट विल नेवर बी होमोजेनियस, कभी भी होमोजेनियस होगा नहीं, मानते हैं आप? यस सर। इतने भी अच्छे से मिक्स करो, देखो कुछ पार्ट में कुछ ज्यादा होगा कुछ पार्ट में कुछ कम होगा। अग्रीड? सर अलॉय में बेटा अलॉय हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। अलॉय में है, आप क्या करते हो, दो सॉलिड को लेते हो, दोनों को हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा? मेल्ट।
दोनों मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट हुआ तो वो कौन से पार्ट में है? दो लिक्विड हो गया वो, दो लिक्विड, लेकिन कितना फेज? दे आर मिसेबल, बोथ आर मेटल्स। हाउ मेनी फेजेस? टू लिक्विड्स, वन। वन। वन फेज। अब उस लिक्विड को आपने ठंडा किया तो वो सॉलिड बनता है, हम लोग उसको एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय जो है बनाने का तरीका अलग है। एलॉय में हमेशा दो सॉलिड को डाल के एलॉय नहीं बनते हैं, ओके। लेकिन ये व्हाट यू सेड इज राइट, alloy is the only system whereby you have more than one solids and it is still one phase, लेकिन वो बनाते हैं हम लोग अलग तरीके से। Is this okay? Yes, sir. Okay, so now let's just, before moving on, let's just आप लोग ये याद रखो, what is a phase? It is a homogeneous part of the system which is physically distinct and it is mechanically separable from other part of the body. So water has how many phases? Water has how many phases? 3. Three. Three. Solid, liquid, and gas. Right? Ice, liquid water, and Water vapors. water vapor. आप यहाँ पे दो फेज सिस्टम पढ़ेंगे, एक पानी और दूसरा जो है सल्फर। तो ठीक है, वो जब आएंगे तब करेंगे। ओके, तो ये देखिए, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजेस, आइस, लिक्विड एंड वाटर वगैरह वगैरह। तो आप ये देखिए, टू डिसाइड द नंबर ऑफ फेजेस गिवन, हम लोग क्या करते हैं, एवरी सॉलिड इज वन फेज, राइट? लिक्विड Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन उनका मिसिबिलिटी, एक फेज होगा, दो फेज हो सकता है। गैसेस आर कंप्लीटली मिसिबल, सो दे ऑलवेज फॉर्म वन फेज। अभी आप इस रिएक्शन को देखते हैं। देखो, इस रिएक्शन में तुम्हारे पास सिस्टम में क्या क्या है? सॉलिड और गैस, दो नहीं नहीं फेज है। नहीं, आप नाम बताओ, नाम बताओ मुझे, क्या क्या है? यू हैव अ सिस्टम Calcium containing, carbonate, कैल्शियम calcium ऑक्साइड, oxide, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों है, राइट? क्योंकि इक्विलिब्रियम में। तो कितने फेजेस है आपके पास? 2। नहीं ना रजा, तीन फेजेस है। 3. गैस का एक फेज है, दो सॉलिड है, दो फेजेस है, तो टोटल कितने यस फेज हो सर, गए? 3। ओके, अभी देखिए, अब मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी लिक्विड, वाटर लिक्विड एंड CCl4, 1 फेज। नहीं, दे आर ऑल immiscible, three phases. दे शुड हैव फोर फेजेस। एक फेज इसका बनेगा, यस। यस। Yes, sir. Yes, दूसरा sir. फेज इसका बनेगा, तीसरा फेज इसका बनेगा। देखो, लेकिन किसी भी टेम्परेचर में मर्क्यूरी भी इवेपोरेट होगा। आप जब एक बॉटल में पानी लेते हो, उसमें वाटर वेपर नहीं होता है? होता है। होता है। सो प्लीज रिमेंबर, एवरी लिक्विड विल हैव इट्स वेपर अबव। तो मर्क्यूरी का भी वेपर होगा, वाटर का भी वेपर होगा, CCl का भी वेपर होगा। तो कितने फेजेस हो गए? 4. कैसे 4? सर वेपर्स तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे ना। हाँ, लिक्विड में ये तीन अलग अलग फेज फॉर्म करेंगे, लेकिन इन तीनों के जो गैस है वो एक फेज फॉर्म करेगा। तो कितने फेज हो गए? 4। 4। समझ में आया फेज क्या है? यस सर। ओके ओके, अभी हम लोग ये दूसरी बात ये जानते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये दिस मिनिमम नंबर इज इंपॉर्टेंट। फिलहाल ये पार्ट जाने दो, यहाँ से देखते हैं। The minimum number of chemically distinct constituents necessary to describe the composition of each phase। हर एक फेज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको केमिकली कितने
फॉर्मूला यूज करने हम लोग उसको कंपोनेंट बोलते हैं. बट रिमेंबर मिनिमम नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव दिस सिस्टम वेयर यू हैव आइस, वाटर एंड वेपर. इसको मैं H2O से डिफाइन कर सकता हूँ. व्हाट डज इट कंटेन? तीनों H2 है ना. आइस क्या है केमिकली? H2O. वाटर भी H2O है, वेपर भी H2O. So all these three can be represented by this chemical number. Yes. So this is a one component system. Is okay? Yes. धीरे धीरे करेंगे. जो नहीं समझ में आया थोड़ी देर में दोबारा समझ में आ जाए. यहाँ देखिए ना, कितने फेज? 3. 3. 3. देखिए नाउ इफ यू वांट टू डिफाइन एनी ऑफ देम, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप क्या क्या से बोल सकते हो? या तो आप कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो. कैल्शियम कार्बोनेट को डिफाइन करने कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, राइट. कैल्शियम ऑक्साइड बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बताना पड़ेगा. कार्बन डाइऑक्साइड को डिफाइन करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कितने कंपोनेंट हो गए? 3. 3. बट रिमेंबर देयर इज अ इक्विलिब्रियम हियर. इक्विलिब्रियम जो है ना, दिस इज लाइक तुम्हारा मैथ्स में जैसे ही होता है ना, x plus y is equal to z ऐसा, which means I can always define z in terms of x plus y. Yes, sir. Which Yes. means if I want to define any of them, I need minimum 2 chemical entities. Suppose कैल्शियम कार्बोनेट डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बताना पड़ेगा. सपोज कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने कैल्शियम ऑक्साइड से किया. व्हाट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड देन? इट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड. क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है. अगर इक्विलिब्रियम में होता तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ. Which means what is the number of component for the Sir? system? नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए? 2. 2. हाँ, कौन? अमीना कुछ बोल रहे बेटा? कोई कुछ बोला क्या? सर आसिया को एंट्री दे सकते हैं अभी? एंट्री में किसी को नहीं रोका राजा, सब ऑटो एडमिट है. सर वो होता नहीं है लेकिन. होता है, आ गई ना वो, आ गई. मैंने कुछ नहीं किया है. अभी तो मैंने देखा उसको. आसिया किधर होता है राजा? मैं किसी को हाँ ना बोलता ही नहीं हूँ. दोबारा करने के लिए बोलो. ओके सर. ठीक है. तो देखिए इस सिस्टम को मैं 3 केमिकल एंटिटी से तो डिफाइन कर ही सकता हूँ. कौन से 3? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, Calcium oxide. कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3 बोला तो मैं तीनों में से किसी को भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ. यस. सो I can define this system using 3 chemical entities. But the question is, because of this equilibrium, I can also define this system using only 2 entities. Let's say these are the 2 entities, calcium oxide and calcium carbon dioxide. Calcium oxide को मैं कैसे define कर सकता हूँ? Calcium oxide, right? Carbon dioxide को कैसे define कर सकता हूँ? Carbon dioxide. Calcium carbonate को मैं कैसे define कर सकता हूँ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो यही 2 केमिकल एंटिटीज लेके I can define any part of this system. So what is the number of component for this system? 2. 2. तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ध्यान रखिए, जितने नंबर होंगे ना और जितने इक्विलिब्रियम होंगे, हर एक इक्विलिब्रियम तुमको एक -1 करेगा. ऐसे एक रूल समझो. ओके. तो ये देखिए. So what is calcium carbonate? It is defined as
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 0 कार्बोनेट. तो लाइकवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे भी देखिए, अमोनियम क्लोराइड गिविंग अमोनिया प्लस HCl. हाउ मेनी फेजेस? 2 phases. क्यों? कौन से? सॉलिड का एक फेज, अमोनियम क्लोराइड, और दोनों गैसेस के एक फेज. सारे गैसेस के एक फेज और सॉलिड के एक फेज. सो इट इज अ 2 फेज सिस्टम. यहाँ पे ध्यान रखो, एक इक्विलिब्रियम है, ये फर्क पड़ने वाला है ना. फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड you get equimolar mixtures of ammonia and HCl. Suppose X fraction out of 1 mole dissociates. अमोनियम क्लोराइड कितना बचा? 1 minus X. अमोनिया कितना? X. HCl X. Thus the component of all this system can be expressed in terms of one chemical system, and this is a one component system. Suppose the equilibrium consists some HCl is added. Okay, देखो, in the equilibrium quantity some amount of HCl is added, then तो क्या हो जाएगा? 1 fraction of ammonium chloride dissociates. It should not be one. It's a 2 component system. One कैसे? One नहीं होगा ना, ये गलत है. यहाँ पे देखिए, so हम लोग अगेन क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे देखेंगे there are 3 entities, right? And there is one equilibrium. So उसका एक -1 हो जाएगा. तो ये कितना कंपोनेंट सिस्टम हो गया? 2 कंपोनेंट सिस्टम. तो हम लोग ये we can all see this. सर, हाँ बोलो. सर अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो फिर तो 3 होता था. ओके. Then you cannot move back and forth. अब आगे पीछे नहीं जा सकते. ठीक है? जी सर. हाँ. तीसरा जो है, इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे नाम से क्या लगता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? आपको किस हद तक आजादी है, इसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे ना. यस सर. सपोज somebody has a very strict parent and दूसरा है बच्चा, उसका पेरेंट ठीक ठाक है. नहीं, सब ठीक ठाक ही होते हैं, जो स्ट्रिक्ट वाले वो भी ठीक ठाक होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत छूट देते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में ज्यादा होगा? पहले वाले कि दूसरे वाले बच्चे में? दूसरे. दूसरे वाले. ओके. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप अपने मन से कितना कर सकते हो. मन, ये सही है? अगर सब कुछ तय है आपका, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? कम. कम. लेट्स सपोज देखिए, एक ग्राफ है, देखो. नाउ वन पर्टिकुलर प्रोसेस इज डिफाइंड बाय अ लाइन. देखो लाइन में क्या प्रॉब्लम होता है? एज सुन एज योर एक्स इज डिफाइंड, आप वाई चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं. देखो, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, तुम अलग अलग एक्स ले सकते हो, लेकिन जैसे एक्स फिक्स हो गया, वाई अपने आप फिक्स हो जाता है. इज ओके? यस सर. लेकिन अगर आपके पास ये पूरा एक ग्राफ पेपर है, आप इसमें कौन सा एक, कितने एक्स ले सकते हो? अपने मन मर्जी एक्स ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हैं. और वाई? ले सकते हैं. वाई भी अपना मन मर्जी है. तो यहाँ पे मैं आपको अगर ये बोलूं कि आपको दोनों एक्स और वाई का वैल्यू लेने की आपको आजादी है,
आप मानते हो? Yes. ये किस में होता है? ये एक एरिया में होता है. If you have an area, you can have x as well as y. Nothing is defined for you. Is this clear? Yes, sir. देखो, इसी को मैं आपको दोबारा दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बोलते हैं. सपोज आपका ये ग्राउंड है, आपका एक ग्राउंड है. लेट्स सपोज इस ग्राउंड में आपका एक्स एक्सिस है, इसका आपका वाई एक्सिस. ग्राउंड को जेड एक्सिस होता है. Yes, sir. Height. लेकिन आप हवा में उड़ सकते हो? नहीं. नहीं. तो आप एज फार एज यू आर कंसर्न, तुम्हारे रहने के हिसाब से तुम कहाँ पे खड़े रह सकते हो? तुम्हारे एक्स और वाई का वैल्यू चेंज हो सकता है. Yes. जेड का वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं. नहीं. जेड तभी होंगे जब आप ऊपर चढ़ पाएंगे ना, ऊपर उड़ पाएंगे. वो तो उड़ नहीं पाते. सपोज देखो, ये तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारा एक्सिस है. सोनाली ने बोला मुझे यहां खड़ा रहना है. देखो, इसका एक्स किसने डिसाइड किया? सोनाली ने. इसका वाई किसने डिसाइड किया? वो भी उसका सोनाली height. ने. नहीं, वो भी सोनाली ने. हाँ. इज ओके? Yes, sir. नहीं, देखो अभी मैं तुमको कॉलेज के ग्राउंड के हिसाब से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा. सपोज कॉलेज के ग्राउंड में ये तुम्हारा गेट है, अब ठीक है, और ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा लाइब्रेरी है वगैरह, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है. अब को खड़ा कर रहना है, आमिना ने डिसाइड किया यहाँ पे खड़ा रहना है, राइट? तो एक्स कितना हो गया? नाउ सपोजिंग दिस द ओरिजिन, दिस द एक्स वैल्यू, दिस इज द वाई वैल्यू. एक्स किसने तय किया? आमिना. वाई किसने तय किया? आमिना ने. आमिना ने. यानी एक्स और वाई का जो दोनों वैल्यू है वो डिसाइड करने का फ्रीडम है. मानते हो? Yes, sir. इफ इट इज अ ग्राउंड, राइट? इफ इट इज अ, एक ऐसा रास्ता है, देखो तंग रास्ता है जहां पे आप लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, आप सिर्फ आगे पीछे जा सकते हो. यहाँ पे तुम एक्स और वाई में से कौन कितना तुम डिसाइड कर सकते हो? X ही डिसाइड कर सकते हैं. X. तुम एक डिसाइड करोगे, दूसरा तो अपने आप डिसाइड हो जाता है ना. तुम आगे पीछे तो तुम जा ही नहीं सकते हो. इज दिस क्लियर? जी सर. Yes, sir. Now let me here listen to this. So if you are, now I'll forget all this line and area, yeah, ground. If you are plotting something in an area, you have 2 degrees of freedom. Is this clear? Yes, sir. If you are drawing something along a line, how many degrees of freedom you have? 1. 1. If you are already asked to, एक पॉइंट पे मैंने तुमको पहले खड़ा रहा, यहाँ पे बोला कि तुम यहाँ जाके खड़े रहो, ये पॉइंट मैंने डिसाइड किया. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डू यू हैव? 0. 9. 0. So if it is on a point, you have a 0 degrees of freedom. ये 3 कब होगा by the way? Space. Space में. See, instead of now in this ground, instead of one of the student, अगर मैंने एक इंसेक्ट को बोला जो उड़ सकता है, मक्खी को बोला, आप कहीं पे भी रहो, अब मक्खी किधर रह सकता है? यहां से इतना दूर में रह सकता है. ये डिसाइड मक्खी ने किया. यस. और यहां से यहाँ कितना दूर रहेगा वो भी वही डिसाइड करता है.
और तीसरा बात है वो ये भी डिसाइड करता है ग्राउंड से कितना ऊपर रहने, ये कौन डिसाइड करता है? वही इंसेक्ट। हाँ, so in that case the insect can define all three x, y and z. So how many degrees of freedom? 3. 3. 3. लेकिन हम लोग आमतौर पे यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं. Will okay, now see the systems with 0 degree of freedom is called non-variant. ये नाम याद रख लो. With 1 degree of freedom is called Monovariant. monovariant. तो ये बाइवेरिएंट क्या होगा? With 2 degrees of 2 freedom. degrees. और ट्राइवेरिएंट क्या होगा? 3 degrees of freedom. 3 degrees of freedom. Okay, so now let's study what is degrees of freedom. देखिए आगे again, suppose if you have a gas, if you have an ideal gas की कौन से properties हैं? You have pressure, volume, then if it is a closed system, number of moles will be fixed, temperature. आप इन तीनों में से क्या क्या चेंज कर सकते हो? तीनों अपने मन मर्जी चेंज कर सकते हो क्या? देखिए, अगर आपने प्रेशर चेंज किया, डिसाइड किया कि प्रेशर इज लेट्स से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपने बोला कि वॉल्यूम जो है 20 लीटर होना चाहिए. रिमेंबर, टेम्परेचर इज फिक्स्ड ऑन इट्स ओन बिकॉज यू हैव दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT. एक बार ये दोनों फिक्स हो गया, ये क्या हो गया? Fixed. तुम ये नहीं बोल सकते मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी चेंज करना है, नहीं चलेगा. आप इन तीनों में से कितना चेंज कर सकते हो? 2. कोई भी 2 चेंज कर सकते हो. तीसरा जो है अपने आप डिसाइड हो जाता है. ऑलराइट? Yes, sir. Okay, so let's talk of now degrees of freedom. The minimum number of, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है आप लोग समझिए. The minimum number of intensive variables which must be fixed to define the remaining intensive variables is called degree of freedom. आप कितना, अगर आपने एक क्या डिफाइन किए तो बाकी के जो चीजें हैं अपने आप डिफाइन हो जाए, इसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं. अभी देखो एरिया में तुमको क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एरिया में कहीं तो एक पॉइंट है, इसको डिफाइन करने के लिए तुमको क्या क्या बताना पड़ेगा? X or Y. X or Y. Now instead of that area, if you have a line, how many variables you have to define? You have to define only one ना, क्योंकि अगर तुमने X डिफाइन किया, Y अपने आप डिफाइन हो जाता है. हाँ. So Yes, sir. in an area is a bivariant system, line is a Monovariant. system, and a point is a Non-variant. system. I'll take your questions in a while. Let me just. Okay, I can take your questions. किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. नहीं है तो फिर आगे चलेंगे. सर बोलो. 0.0 डिग्री फ्रीडम कैसे होगा सर, वो नहीं समझा. 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी तूने क्या किया, इस पॉइंट को डिफाइन करना है. ये पॉइंट ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से. ओके, इसका XY फिक्स है कि अलग अलग है? फिक्स है. फिक्स है. तो तुम अपने हिसाब से कितना चेंज कर सकते हो? तुम X चेंज कर सकते हो, इसका X वैल्यू चेंज कर सकते हो बगैर इसको हिलाए? नहीं. क्योंकि अगर X वैल्यू चेंज हो गया, ये पॉइंट हटके इधर आ जाएगा ना, या इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट वही पॉइंट नहीं रहेगा. यानी आपको Yes, sir. X और Y में कितना क्या क्या चेंज करने की छूट है आपको?
दो नहीं। कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं। ना ना आप एक्स चेंज कर सकते हो, ना आप एक वाई चेंज कर सकते हो। ऑन द अदर एंड थिंक ऑफ दिस, सपोज आपके पास एक लाइन है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है। देखो देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स। आप एक्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कर सकते हैं। सपोज अशफाक ने बोला मुझे ये एक्स डिसाइड करना है, ये एक्स, ये जो एक्स है उस लाइन पे है, यस सर। हाँ ना? ओके। फातिमा ने बोला नहीं मुझे वो एक्स पसंद नहीं है, मुझे ये एक्स पसंद है। अगेन ये एक्स उस लाइन पे है। यस सर। लेकिन देखो अशफाक ने जैसे एक्स डिसाइड किया, उसका वाई क्या हो गया? अपने अपने आप आप डिसाइड हो अपने गया। आप डिसाइड हो गया। फातिमा ने ये एक्स डिसाइड किया, उसका वाई अपने आप डिसाइड हो। अपने आप डिसाइड किया। तो आप एक्स और वाई में आप कितना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो? सिर्फ सिर्फ एक्स एक। चेंज। सिर्फ एक्स। तो अगर आपके पास पॉइंट है, आप एक्स और वाई में कुछ किस किस को चेंज कर सकते हो? पॉइंट हुआ तो किसी को भी नहीं। किसी को किसी को भी नहीं। सो पॉइंट इज अ नॉन वेरिएंट सिस्टम। अगर आपके पास लाइन है, आप सिर्फ एक्स या वाई दोनों में से एक को चेंज कर सकते हो, दूसरा अपने आप फिक्स हो जाता है। सो लाइन इज अ मोनोवेरिएंट। मोनोवेरिएंट। लेकिन अगर आपके पास ये एरिया है, बोला कि इस एरिया में कहीं तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स तुम डिसाइड कर सकते हो, यस सर। ये डिसाइड किया। सपोज एक्स तूने ये डिसाइड किया और वाई तूने ये डिसाइड किया, एक्स और वाई दोनों अशफाक ने डिसाइड किया। ये पॉइंट कहाँ पे आया? ये पॉइंट इधर आया ना। यस सर। ये पॉइंट इस एरिया में है कि नहीं है? ये पॉइंट इस एरिया में है। अभी देखो, अभी सोनाली ने बोला कि नहीं मुझे वो एक्स पसंद नहीं है, मुझे ये एक्स पसंद है और ये वाई पसंद है। तो सोनाली का पॉइंट किधर गया? इधर आया। ये पॉइंट इस एरिया में है कि नहीं है? So both of you are still describing the system, same system. If your system is an area, तो आप लोग अपने मन के हिसाब से क्या क्या चेंज कर सकते हो? एक्स एंड वाई। तो it is a area is a बाइवेलेंट सिस्टम। bivariant system. So now we have three things: monovariant, non-variant, and bivariant system. Okay? यस सर। आज का ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। पहले हम लोग इक्विलिब्रियम क्या है सीखेंगे, देन यू हैव ट्रू इक्विलिब्रियम, यू हैव मेटा स्टेट इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। ट्रू इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सपोज देखिए आपके पास ये इक्विलिब्रियम, किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम है? Ice and water. ओके, तुम्हारी किताब के हिसाब से चलते हैं। पहले आपके पास आइस था, कौन से टेम्परेचर पे? 0 डिग्री। 0 degree. अरे किताब से चलते हैं ना। -5 degree. -5 डिग्री में तुम्हारे पास, -5 में तुम्हारे पास क्या रहेगा? आइस। सिर्फ Ice. आइस रहेगा। अगर तुमने उसको धीरे धीरे गर्म किया तो -5 से किधर जाएगा टेम्परेचर? 0 की तरफ। -4 की तरफ जाएगा, राइट? हम्म। -4 Yes, में sir. तुम्हारे पास क्या रहेगा? आइस। आइस। इक्विलिब्रियम होने के लिए आपके पास दो चीज होना जरूरी है, ध्यान रखो। अकेला का इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता है। तो -4 पे इक्विलिब्रियम होगा। हाउ मेनी फेजेस एट -4? 1 फेज। 1। 1 फेज। One. तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही नहीं उठता है। पहले बार तुमको 2 फेज कहाँ पे मिलेगा? 0 पे। 0। 0 पे। 0 degree. 0 पे तुम्हारे पास क्या क्या रहेगा? आइस एंड वाटर। आइस Water. एंड वाटर। Water. दे आर एट इक्विलिब्रियम, राइट? आया समझ में? जी और Yes, sir. थोड़ा सा हीट किया तो क्या हो जाएगा? वाटर। तो ये गुम हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ये इक्विलिब्रियम चला जाएगा, यू विल हैव ओनली लिक्विड। लेकिन कैन यू गेट द सेम इक्विलिब्रियम? अभी ये इक्विलिब्रियम मैंने कैसे लेके आया था? टेम्परेचर बढ़ा के। कहाँ से?
-5 से ओके, अगर मेरे 0. पास 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री में मेरे पास क्या रहेगा? लिक्विड। वाटर। लिक्विड वाटर। इसको ठंडा करके कैन आई कम टू दिस इक्विलिब्रियम? यस। क्योंकि मैं ठंडा करता रहूंगा, पहले 4 आएगा, पहले 3 आएगा, बाद में 2 आएगा, 2 में मेरे पास इक्विलिब्रियम होगा? नहीं। नो, क्यों? 1 फेज होगा। फेज है। 2 पे कौन सा फेज है? एक ही फेज है वो, वाटर। एक लिक्विड। फेज। लिक्विड वाटर में। उसके बाद देखो, देन 0 डिग्री पे थोड़े से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और तुम्हारे पास कुछ लिक्विड रहेंगे। नाउ इट इज इक्विलिब्रियम, राइट? ध्यान रखो। ओके, अनदर थिंग अबाउट दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर, as long as you have both solid and liquid, what is the temperature? ट्रांजिशन टेम्परेचर 0 डिग्री। अगर 1 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? लिक्विड वाटर उसमें सॉलिड नहीं है, नहीं होगा, अगर नहीं. -1 हुआ तो सिर्फ सिर्फ सॉलिड सॉलिड होगा। so keep this in mind. if you have ice at -5, उसको गर्म किया, -3 डिग्री सेंटीग्रेड में तुम्हारे पास क्या रहेगा? आइस। आइस। 0 डिग्री में तुम्हारे पास शुरू में आइस रहेगा, फिर आइस मेल्ट होके वाटर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये तुम्हारा मेल्टिंग कंप्लीट नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। प्लीज कीप दिस इन माइंड। यस। तुमको ये मालूम है, टेम्परेचर एज लॉन्ग एज यू हैव आइस थोड़ा सा उसमें, व्हाट इज द टेम्परेचर? 0। 0 डिग्री 0 सेल्सियस। डिग्री। टेम्परेचर तब बढ़ना शुरू होगा जब, पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों ने जब पिछले साल ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर किया था, याद है? हाँ। तो तुम लोग आइस लेते थे, कुछ बच्चे क्या है कॉनिकल फ्लास्क पूरा आइस भर के डाल देता था, कुछ बच्चे बहुत कम आइस लेते थे। तो पता नहीं मैंने तुम लोगों को कभी बताया कि नहीं, बताया था कभी? बताए थे सर। क्या बताया था? क्या बताया था? सर एग्जैक्टली क्या बताए वो याद नहीं है, लेकिन बताए थे। तो मैंने तुमको ये बताया कि तुमको कितना आइस लेना है। तुमको इतना आइस लेना है कि हर समय तुमको कुछ आइस के पीसेस दिखने चाहिए। तो बहुत सारा लेगा तो सिर्फ आइस वेस्ट होता है, उससे कुछ मतलब है नहीं। बहुत कम लिया तुमने, आइस बचाए, लेकिन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। तो सही मात्रा में आइस कितना लेना चाहिए आपको? आइस विजिबल होना चाहिए। हमेशा आपको तुम्हारे टाइट्रेशन खत्म होने तक तुमको कुछ आइस के पार्टिकल्स दिखने चाहिए, आइस क्यूब्स दिखने चाहिए। अगर मेल्ट हो रहा है, अगर तुम्हारे आइस कम हो गए, तो उसमें और एक आइस डाल दिए, वो चलेगा। Why do I do that? टू Because मेंटेन द as टेम्परेचर। long as you have ice, उसका मतलब उस सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? 0। 0 डिग्री। जब तुम्हारे पास आइस नहीं रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। ओके, so suppose the system contains only ice at -5. If heat is supplied to the ice, its temperature will increase. At 0 degrees, ice will start to melt, and there is an equilibrium between ice and water. Hereafter, if you heat it more ice will be melted. The temperature of the system will not change. ये देखो, as long as two phases coexist. Once all the ice is melted and the system only contains water, liquid water, then the temperature will start rising. But देखो यहाँ पे ये important है, ये इक्विलिब्रियम जो है आई कैन कैरी आउट फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स यानी अगर मैंने आइस से गर्म किया तो मैं इस इक्विलिब्रियम तक आ सकता हूँ।
Yes. आ सकता हूँ। अगर मैंने लिक्विड वाटर से ठंडा करके आया, कैन आई रीच द सेम इक्विलिब्रियम? Yes. तो ऐसा इक्विलिब्रियम विच कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि देयर आर सम इक्विलिब्रियम जो आपको दोनों साइड से नहीं मिलते। लेकिन अगर दोनों साइड से अगर आ सकते हैं तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? True ट्रू equilibrium. इक्विलिब्रियम। सही Equilibrium. इक्विलिब्रियम है। लेकिन हमारे पास कुछ चीजें, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता नहीं तुम लोगों ने कभी ये देखा। अगर आपने ये पानी लिया, एक ग्लास में पानी लो, तुम लोगों ने कभी किए कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ग्लास में तुमने क्या लिया? पानी. पानी। उसमें आप एक, क्या है ये? Sir, क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये? Sir, हमें क्या पता क्या है? क्या दिख रहा है वही पूछ रहा हूँ ना राजा। Sir, line है. ओके, अब मैंने ये तो लाइन नहीं बोला ना, मैंने ये तो पानी लिया एक ग्लास में, तो ऐसे कुछ असली चीज होगा ना। ये क्या है ये? A drop Pencil. of water. हाँ, स्टिक। Rod. Pencil. ओके। एक्चुअली ये एक सुई है। Sir, छोटी होती है. बड़ा सुई भी होता है। हाँ. ये क्या है? Suई. Needle. Do you know that if you keep needle on water, it floats? यस सर, Yes. किसने करके देखा ये? बचपन में किए थे सर। किए थे? हाँ। होता है। तो इसका मतलब है वाटर के ऊपर यू कैन हैव नीडल एट इक्विलिब्रियम। तो सोनाली ये कैसे किया था तूने, जब ये पानी में सुई रख के सुई को आपने फ्लोट करवाया? हाउ डिड यू डू इट बेटा? सर उतना तो याद नहीं आ रहा है अभी। ऐसे कैसे? मैं तेरे को करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, ऐसा क्या है? सर हल्के से प्लेस किया तो रहता है वो। ओके, बहुत आहिस्ता से प्लेस किया तो रहता है, मानते हैं? ओके, अभी आप ये बताओ, सोनाली का हाथ, अब ये बोलो, ये मत बोलो कि ये लाइन है, ये क्या है? ये सोनाली का हाथ है। ये क्या है? ये क्या है? पिंक क्या है? सोनाली का हाथ है. सोनाली का हाथ है। सोनाली का हाथ ऊपर से रखा तो ये नीडल इक्विलिब्रियम पे आता है, मानते हैं? Yes. Yes, sir. लेकिन अगर सोनाली का हाथ इधर है ग्लास के अंदर, अब ये मत पूछे ग्लास के अंदर उसका हाथ कैसे जाएगा, जाता है। ये नीडल यानी जब ऊपर से आया तो ये इक्विलिब्रियम बनता है, लेकिन नीचे से रख के, नीचे से ऊपर ले जाके इसको फ्लोट करवा सकते हो? नहीं सर. नहीं। नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तुम कितने डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो? एक। One direction. एक डायरेक्शन। देखो दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ। अब यही यही ग्लास है, वही पानी है। अभी लेट्स से आपके पास ये कॉर्क होता है ना, मालूम है कॉर्क क्या होता है? Yes, sir, जो बॉटल को कवर करता है. हाँ, और वो पानी में तैरता है। तैरता है। अगर कॉर्क तुमने ऊपर से डाला, सोनाली ने ऊपर से डाला, कॉर्क किधर जाएगा, किधर रहेगा? ऊपर रहेगा. ये रहा कॉर्क, इक्विलिब्रियम हुआ। Yes, sir. ओके, दूसरी बार सोनाली ने क्या किया, नीचे से कॉर्क को छोड़ा, ये कॉर्क किधर जाएगा? ऊपर. कैन दिस इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ साइड्स? Yes, sir. यस सर। दिस इज अ ट्रू इक्विलिब्रियम। लेकिन ये जो सुई पानी है ये ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है। दिस विल बी कॉल्ड मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए ऊपर होगा कौन सा? मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरी बात, जब सोनाली पानी में तुमने सुई को रखा था, हाँ सर।
उस समय अगर तूने बाजू से थोड़ा थोड़ा सा ग्लास को हिलाए तो क्या हो जाएगा? वो अंदर जाएगी। अंदर चला जाता है। सो अब दूसरा मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो इक्विलिब्रियम जो होता है बहुत नाजुक होता है। उसको आपने हल्के से भी कुछ भी किया, साइड से थोड़ा सा भी जोर से बोले ना, वो चला जाता है। थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा धक्का दिया, एनीथिंग, उसमें उसके बाजू में थोड़ा सा एक दूसरा कोई चीज डाल दिया तो भी वो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाता। डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक ये है कि वो यूनिडायरेक्शनल होता। हाँ एक ही साइड से अचीव कर सकते हैं, आप दोनों साइड से अचीव नहीं कर सकते। और दूसरा डिस्टर्ब हो सकता है वो। हाँ वो इक्विलिब्रियम बहुत डेलिकेट होता है, उसको आपने थोड़ा सा भी किया तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इज दिस ओके? यस सर। तो यहाँ के हिसाब से देखते हैं, देखो ओके, मैंने शुरू में माइनस सॉरी +5 डिग्री में पानी लिया, किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड वाटर। ओके ओके, 1 डिग्री क्या रहेगा? लिक्विड वाटर। water, 0 डिग्री क्या रहेगा? ice, वाटर एंड आइस। वाटर एंड आइस। आइस। एक्चुअली ये सही नहीं है। अगर ये जो प्रोसेस है ना, ये ठंडा करने का जो प्रोसेस है, अगर तो तुमने सर वाटर ज्यादा रहेगा, आइस कम हो जाए। हाँ लेकिन आइस भी है ना बेटा, हाँ। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये प्रोसेस तुमने बहुत आहिस्ता किया, कौन सा प्रोसेस? कूलिंग। कूलिंग। यू नो आमतौर पे आप कूलिंग क्या करते हो, एक एक लाइक 10 मिनट में 1 डिग्री कम किया, वैसा नहीं। इफ यू कूल इट लाइक लेट्स से इन 1 डे, यू कूल बाय लेट्स से 1 डिग्रीज, यानी 5 से 4 होने में एक दिन, 4 से 3 होने में एक दिन, 3 से 2 होने में एक दिन, 2 से 1 होने में एक दिन, 1 से 0 होने में एक दिन। अगर आपने उतने आहिस्ता ठंड किया ना, तो 0 डिग्री में तुमको सॉलिड आइस मिलता भी नहीं। तो एक्चुअली आइस कैन एग्जिस्ट एट अ टेम्परेचर एज लो एज -5 तक आइस होता है, इससे भी नीचे होता है। -10 में भी आइस होता है, सॉरी -10 में तो आइस हमेशा होता है, -10 में क्या होता है? लिक्विड लिक्विड। वाटर होता है। हाउ डू यू गेट दिस? हाउ डू बाय यू गेट कूलिंग इट वेरी स्लोली। by cooling it very slowly. This water is called super cooled water. Okay, और ध्यान रखो दिस कैन बी अचीव्ड ओनली फ्रॉम वन साइड, क्योंकि आप ठंडा करके ले सकते हो। आइस को गर्म करके यू कैन नेवर गेट सुपर हीटेड आइस, वैसा कुछ होता नहीं। एंड दूसरी बात ये है, अगर तुम्हारे पास ये पानी आइस डिग्री लिक्विड वाटर 10 डिग्रीज में, इसमें थोड़े से तुमने धूल भी गिराए, इतना तुमने आवाज की, एक ताली बजाए, आइस हो तो जाए। आइस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड super cool liquid, और कूलिंग। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और तीसरा तो जो नॉन इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो नॉन इक्विलिब्रियम है। We'll stop here क्योंकि I don't want to do this phase rule and phase rule का derivation हम लोग आज तो ये हो गया। First 1 second, let me stop this meeting before